सबसे निवेदन है कि हमारे अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच, जैसा मैंने कहा, हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, बांसुरी जी से और सीमा जी से कि दीप प्रज्वलन करें और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। संजय मयूख जी भी कृपया वो भी साथ आएं। योगेश्वर दत्त जी से अनुरोध करूंगा, वो भी दीप प्रज्वलन में हमारे बीच में हैं। भारत के जाने माने रेसलर हैं। भारत की पताका, भारत का तिरंगा उन्होंने दुनिया भर में फहराया है। मैं अनुरोध करूंगा शैलेश जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मंच पर लाएं और बांसुरी जी को। अच्छा, ओके सर 2 मिनट आप वहीं बैठें सर, अभी हम शुरू करेंगे आपको मंच पर। दरअसल मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने आया था, लेकिन संजय मयूख जी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपको थोड़ी सी बात बता दूं और उसके बाद हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे और फिर मैं अतिथियों को मंच पर बुलाऊंगा। दरअसल आप सभी जानते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, कि 26 जून, वैसे तो अभी 26 जून को हम सब ने इमरजेंसी की बात करी, हम सबको याद रखना चाहिए 25 और 26 जून वो दिन है जब भारत पर आपातकाल थोपा गया था 1975 में। लेकिन 26 जून की एक और इम्पॉर्टेंस है। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय जो है नशा मुक्ति दिवस है। यूनाइटेड नेशन ने तय किया था कि नशे से युवाओं को और नशे से जो है मुक्ति के लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाए और इसीलिए 26 जून को हर साल मनाया जाता है। और फियाम फाउंडेशन ने यह तय किया कि इस साल आज से जो हम शुरुआत कर रहे हैं फियाम फाउंडेशन की तरफ से, ये नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत है जो आज से लेकर अगले 1 साल तक चलेगी। इस अभियान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको फियाम फाउंडेशन के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो एक छोटी सी फिल्म जो आपको फियाम फाउंडेशन को समझने में मदद करेगी, उसके बाद हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसा कुछ करना सीखें। कुछ इसी भाव के साथ फियाम फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। देश के जाने माने उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर जे.के. जैन ने उद्योग जगत में सफल होने के बाद यह संकल्प लिया कि अब वो देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे, और तब इस संकल्प की पूर्ति के लिए फियाम फाउंडेशन की नींव रखी गई। फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाली श्रीमती सीमा जैन ने। नर सेवा नारायण सेवा के ध्येय वाक्य के साथ फियाम फाउंडेशन ने गरीब असहाय लोगों की मदद तो की ही है, साथ ही 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की है। फियाम फाउंडेशन फिलहाल मिशन मोड पर महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ गरीब और ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है। इस बदलाव के लिए फियाम फाउंडेशन ने शुरुआत की महिला सशक्तिकरण से। फाउंडेशन ने गरीब परिवारों की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर फियाम ग्रुप ऑफ कंपनी में रोजगार देना शुरू किया। कहते हैं भारत में बीमारियों के महंगे इलाज के कारण हर साल लाखों परिवार गरीब हो जाते हैं और हजारों गरीब बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। डॉक्टर जे.के. जैन और सी. जैन ने गरीब परिवारों के इस दर्द को महसूस किया।
और फियाम फाउंडेशन ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के साथ एक अनूठा करार किया। इस करार के तहत फाउंडेशन ने जिम्मा उठाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में एम्स में आने वाले गरीब मरीजों के इलाज का खर्च फियाम फाउंडेशन उठाएगा। और इस अनुबंध के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 343 गरीब मरीजों का सफल इलाज कराया जा चुका है। फियाम फाउंडेशन ने कन्यादान योजना की अनूठी पहल की। फियाम फाउंडेशन के बैनर तले डॉक्टर जेके जैन और सीमा जैन अब तक 193 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब 15 अगस्त को लाल किले से गरीब महिलाओं को कम से कम कीमत में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात कही, तो प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर फियाम फाउंडेशन ने गरीब महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और तब महिला सम्मान अभियान की शुरुआत की गई। फियाम फाउंडेशन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में 14 प्लांट लगा चुका है और अब तक 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। महिला सम्मान के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड तो महिला स्वावलंबन के लिए फियाम फाउंडेशन ने एक करके कई प्रकल्प शुरू किए हैं, जिनमें गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए पेपर प्लेट मशीन लगाई गई और इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन भी महिलाओं को वितरित की गई। जब पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोविड महामारी से जूझ रहा था, तो फियाम फाउंडेशन ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हॉस्पिटल के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए व्यापक समर्थन और मदद उपलब्ध कराई। मोटे अनाज यानी मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जब भारत सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की, तो फियाम फाउंडेशन भी इस पहल से जुड़ गया। फाउंडेशन ने बाजरा को बढ़ावा देने और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका विकास मिशन परियोजना शुरू करने की पहल की है। इस परियोजना के तहत स्वचालित रोस्टर मशीनें लगाई गई, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी मदद मिल रही है। और जब देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो फियाम फाउंडेशन भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के साथ पूरे दिल से जुड़ गया। फियाम फाउंडेशन ने इस अभियान के तहत बिहार से लेकर तमिलनाडु तक पूरे देश में 50,000 से ज्यादा तिरंगे वितरित किए और इस तरह हर घर तिरंगा लहराने लगा। सर, आपने ये रील में देखा, लेकिन मैंने रियल में देखा है। और जो फियाम की जो फैक्ट्री है, मैं वहाँ गया था जब राजस्थान में चुनाव थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब देखकर ऐसा लगा कि पूरी तरह से लग रहा था पूरी फैक्ट्री महिलाओं की है। और ये भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ जानकारी के तौर पर कि 80 के दौर में जब महिलाओं को हरियाणा, राजस्थान जैसी जगह पर लोग घर से निकलकर काम के लिए जाने नहीं देते थे, क्योंकि एक टैबू था कि महिलाएं नहीं जाएंगी और फैक्ट्री में तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। उस वक्त डॉक्टर जेके जैन ने घरों में जाकर महिलाओं को कहा, नहीं आइए हमारे साथ जुड़िए, और उनको एक सुरक्षित माहौल दिया ताकि महिलाएं जो हैं वहाँ आए। और उसके बाद धीरे धीरे आज जो है 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं अपने स्वावलंबन के तौर पर हैं। और दूसरी बात, और जब जो तमाम प्रोजेक्ट्स आपने देखे, मैं आज के कार्यक्रम पे आता हूँ सीधा। मैं शैलेश जी अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मंच पर लाएं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी प्लीज़ आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। मयूख जी, आप बांसुरी जी को लाएं। आप दोनों सहयोगी हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करें। और सीमा जी, आपसे अनुरोध है मंच पर आएं। सीमा जैन जी, और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा योगेश्वर दत्त जी से भी कि कृपया योगेश्वर जी मंच पर आएं हमारे बीच। चलिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सिर्फ एक बात रख के उसके बाद मैं
आदरणीय सीमा जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएंगी और स्वागत भाषण रखेंगी। लेकिन सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, इसकी बातचीत चल रही है, इसकी चर्चा चल रही है। अब अगर विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि भारत नशा मुक्त भारत भी हो। विकसित भारत तब होगा जब भारत पूरी तरह से नशा मुक्त भारत होगा। और आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त स्थिति यह है कि भारत में जो युवा आबादी है उसमें से 20% युवा जो हैं वो नशे का शिकार हैं। ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि युवाओं को नशा मुक्त किया जाए और इसीलिए FIAM फाउंडेशन ने अभियान उठाया है। और योगेश्वर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं और योजना ये है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और ब्रांड एम्बेसडर इस तरह से जोड़े जाएंगे जो दरअसल नशा मुक्ति के लिए देश भर में काम करें। तो इस तरह से आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है और मैं स्वागत भाषण के लिए सीमा जी आपसे अनुरोध करूंगा। श्रीमती सीमा, इससे पहले सीमा जी आए, मैंने पहले ही आपसे क्षमा मांग ली थी क्योंकि मुझे बुलाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, इसीलिए पहले स्वागत हो जाए सबका। तो स्वागत के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत, उनका स्वागत सीमा जी करेंगी। सीमा जी आपसे अनुरोध है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का फूलों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां आपसे उम्मीद है। अब मैं पल्लवी जी से अनुरोध करूंगा, मिसेस पल्लवी जैन से, कि वो बांसुरी स्वराज जी का स्वागत करें। बांसुरी स्वराज जी नई पहली बार संसद में पहुंची हैं और देश को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली की लोकप्रिय नई सांसद, और इसलिए FIAM फाउंडेशन इस बात का आभारी है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। ताली थोड़ा लंबा बजना चाहिए भाई। और मैं शैलेश जी से अनुरोध करूंगा कि संजय मयूख जी का स्वागत करें। शैलेश जी, संजय मयूख जी का स्वागत करें। और संजय जी आपसे अनुरोध है कि आप योगेश्वर दत्त जी का स्वागत करें। संजय जी, योगेश्वर दत्त जी का स्वागत करें। मनीष जी, मनीष जी योगेश्वर दत्त जी के स्वागत करें जी। मनीष जी का स्वागत। योगेश्वर जी आप हमारी ओर से मनीष जी का स्वागत। चलिए, स्वागत की इस परंपरा के बाद मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती सीमा जैन जी से कि वो आएँ और स्वागत भाषण जो है वो अपना यहाँ पर रखें। श्रीमती सीमा जैन जी। मेरे पास है। Honorable Minister Dr. Jitendra Singh ji,
Honorable Member of Parliament, Ms. Bansuri Swaraj, Honorable MLC Dr. Sanjay Mukherjee, eminent sportsman and a gold medalist, Shri Yogeshwar Dutt ji, and upasthit all my brothers and sisters, welcome to this very, very important function today. जैसा कि आपने देखा है और आप जानते हैं कि फेम फाउंडेशन पिछले 4 दशक से देश की उन्नति व प्रगति के लिए निरंतर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी क्रम में हम विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के संकल्प को तो हम भली भांति परिचित हैं व जानते हैं। इसी संकल्प से सिद्धि तक की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम इस मिशन मोड पर अभियान को चलाने जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं के कंधों पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। नशा मुक्ति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नशा एक ऐसी समस्या है जिसका असर व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर तो पड़ता ही है, पर उससे जुड़े हुए उनके सारे परिवार के ऊपर भी पड़ता है। नशा एक ऐसी समस्या है जिसका असर व्यक्ति के हर पहलू पर पड़ता है। यह अस्थायी सुख के लिए लोगों को दिलासा देता है, लेकिन वास्तविकता में वह उन्हें खुद को और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नशा मुक्ति एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यक्ति को नशा से मुक्त करने के लिए करके उसे समृद्ध, स्वस्थ और समाजसेवी बनाता है। इस अभियान को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 10 साल से 75 साल तक की हमारी भारत की आबादी की 20% हिस्सा नशे की लत का शिकार है, और यह भारत के मानव संसाधन का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए फेम फाउंडेशन नशा मुक्ति का अभियान चला रही है, जिसके तहत युवाओं और बच्चों को नशे से दूर रहने और योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मेरी मानना है कि नशीले पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने की नीतियों में एक जन केंद्रित सोच की आवश्यकता है, जो मानव अधिकारों और करुणा पर केंद्रित हो। फेम फाउंडेशन इसी सोच के साथ इस अभियान की शुरुआत कर रहा है। आप सभी को आग्रह है कि इस अभियान का हिस्सा बनकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। थैंक यू। बहुत आभार श्रीमती सीमा जी आपका इस स्वागत भाषण के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे साथ श्री संजय मयूख जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा वो आएँ और इस पर अपनी बात रखें। बिहार से आते हैं, एमएलसी हैं और साथ साथ मीडिया के बीच में बहुत लोकप्रिय शख्सियत हैं। एक बार जोरदार तालियां संजय मयूख जी के लिए और अपनी बात रखें संजय जी। मित्रों, मेरे अग्रज अशोक श्रीवास्तव जी ने मुझसे आपको रूबरू करा दिया है, यानी मैं नेपथ्य में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो नेपथ्य का व्यक्ति यदि परोक्ष आए तो बहुत दिक्कत होती है, भाषण देने में भी दिक्कत होती है। तो आज इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि कहूँ या सहर्ष स्वीकार करने वाला वह समाज सेवी जो केंद्र में लगभग 1 दशक से मंत्री बने हुए हैं, जो संकल्प से सिद्धि तक की बात कर रही थी, ऐसे हम सबके अभिभावक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और अभी अभी संचालक महोदय ने जिस बहन का परिचय कराया कि नई सांसद नहीं है, कार्यकर्ता पुरानी है, ऐसे नेतृत्व को
हम इस सदन में प्रणाम निवेदित करते हैं श्रीमती बांसुरी स्वराज जी, जिनसे आप सबका बहुत पुराना परिचय है, जिसके परिवार ने त्याग तपस्या की एक अद्भुत कीर्ति दी है। ऐसी बहन बांसुरी स्वराज जी इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों की श्रद्धा की प्रतीक और फ्याम फाउंडेशन की संरक्षक या सर्वे सर्वा जैन साहब और उनकी बहू पल्लवी जैन जी, सीमा जैन जी, आप सबको मेरा प्रणाम है। मैं 2017 में दूसरी बार दिल्ली आया। मैंने पहले ही कह दिया है, भाषण से मेरा कोई सरोकार नहीं है। तो पहली बार दिल्ली आया तो इनकी कंपनी के एक अधिकारी शैलेश जी हमसे हमेशा मिलते थे, कहते थे ये करना है, ये करना है। तो बिल्कुल मुझे लगा वेवलेंथ जो मिलता है वेवलेंथ मिल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब स्टार्ट किया था कि सफाई करना है तो पूरे देश के लोग कह रहे थे ये क्या हो गया, लाल किले की प्राचीर से सफाई करना है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज देश के कोने कोने में यदि गांव में भी जाएंगे, हम जैसा आप जैसे लोग यदि एक बोतल भी फेंकते हैं तो सोच के फेंकते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब सैनिटरी पैड की बात आई तो भी लोग हंस रहे थे विपक्ष वाले कि ये क्या बात हुई भाई, किस तरह की बात आई। लेकिन इस सरकार ने वह भी गांव-गांव तक जागरूकता फैलाकर बता दिया कि यह सब आवश्यक आवश्यकताएं हैं। जब लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात आई तब भी इस देश के कई विपक्षी दलों ने कटाक्ष किया, लेकिन आज गांव-गांव में जो शौचालय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने गांव, गरीब, किसान, नौजवान के पक्ष में सोचा। उसी प्रकार जब शैलेश जी ने फ्याम फाउंडेशन की चर्चा हमसे शुरुआत की, मयूख जी मशीन है हमारे पास, यदि गरीब लोगों को मशीन मिल जाए, हमें क्या बात करते हैं, इसी तरह हवा तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हमने उनको किसी एनजीओ के माध्यम से संपर्क किया, मतलब हम पीछे छूट गए, उस संस्थान में उस गरीब महिला के पास वो पहुंच गया। और हम कम से कम 10 से 15 सांसदों को जानते हैं अपनी पार्टी के, जो मेरे माध्यम से फ्याम फाउंडेशन ने सैनिटरी पैड का इतना बड़ा प्लांट लगाया जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो गांव-गांव तक सैनिटरी पैड की भी बात आ गई और स्वरोजगार की दिशा में भी कई चीज़ें, भूंजा बनाने की मशीन, जो मतलब बेतरतीब चीज़ था। ये मशीन क्या है, लेकिन उस मशीन से कितने घर का चूल्हा जलता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, मैं कहने जा रहा था कि एक पंक्ति है कि खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखर, जब मानो जोर लगाता है पानी पत्थर तैराता है, पानी पत्थर तैराता है। तो पानी पर पत्थर तैराने के लिए इस भरे समाज में जब एक कैटेगरी पेज 3 की भी कैटेगरी हो, हम तो भाई लोटा से लुटियन वाले लोग हैं, गांव से निकल के आए थे, शहर में आए थे, शहर की चकाचौंध में फंसे नहीं हैं। उस स्थिति में फ्याम फाउंडेशन ने यदि संकल्प लिया है कि नशा मुक्ति, तो आज से 3 दिन पहले भारत सरकार ने भी कहा कि नशा को समूल नष्ट करेंगे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी इस मंच पर हैं और बहन बांसुरी स्वराज जी भी हैं। तो फ्याम फाउंडेशन के इस सीमा जैन जी और पल्लवी जैन जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में हम सबको ये लोग आशीर्वाद जरूर देंगे। हम तो सिर्फ फ्याम फाउंडेशन के प्रति इतना ही कहना चाहेंगे कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। नशा मुक्त समाज बने, इसी आकांक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हमने गुस्ताखी की है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी आज कई मीटिंगों में व्यस्त हैं और वैसी स्थिति में इनका महत्वपूर्ण समय हम लोगों ने लिया है। बांसुरी जी के भी कार्यक्रम, बांसुरी जी तो हर समय सड़क पर रहने वाले सांसद हैं, तो इनके कार्यक्रम में आने का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं। और अशोक श्रीवास्तव जी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत आप सुधीजनों को भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संजय जी। संजय मयूख जी ने कहा नेपथ्य में, संजय जी, जो लोग नेपथ्य में खुद को कहते हैं ना, वो नींव के पत्थर होते हैं, और नींव के पत्थर जो है उनकी इम्पोर्टेंस तो सबको मालूम ही है। और एक बात और कहूँगा, आपने कहा कि आप भाषण नहीं देते, भाषण देने वालों को तैयार करते हैं ये। और अब मैं दिल्ली की युवा लोकप्रिय सांसद, जो अभी सांसद हैं लेकिन भविष्य में उनको किन किन पदों पर हम देखेंगे उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस परिवार से हैं, जिस माँ की बेटी हैं, हम जानते हैं कि उनमें क्या प्रतिभा है और उनके डीएनए में क्या है, हम सब जानते हैं। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत आगे जाएंगी, लेकिन शुरुआत वो फियाम के मंच से कर रही हैं, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं बांसुरी जी से अनुरोध करूंगा, आइए अपनी बात रखिए, आपको हम सब सुनना चाहते हैं बेसब्री से। Honorable Minister जितेंद्र सिंह जी, मेरे बड़े भाई संजय मोयूख जी, योगेश्वर दत्त जी, आदरणीय सीमा जैन जी, आदरणीय पल्लवी जैन जी, मेरे छोटे भाई मनीष सिंह जी, यहाँ उपस्थित अशोक श्रीवास्तव जी, रविंदर तंवर जी, डीसीपी सुरेंद्र वशिष्ठ जी, हमारे मंडल की आन बान शान अभिषेक जी, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा तो आप डिस्कस करने आ ही रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि फियम फाउंडेशन जैसी एक इतनी कर्मठ ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में अपने CSR इनिशिएटिव्स लेती है। इनका काम ग्राउंड पर, आपने जैसे अशोक जी की एक लाइन में प्लेजराइज कर रही हूँ, आपने रील में देखी है, मैंने रियल में देखी है। संजय कैंप में इनके सैनिटरी पैड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। शैलेश भाई आए थे, उन्होंने भी मुझे उसके बारे में भी बताया था। चुनाव में जब मैं प्रचार के लिए गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि ग्राउंड पे कितना ज़्यादा इनका इनिशिएटिव काम करता है। अभी मैं बैठी थी तो सीमा जी ने मुझे बताया कि ऐसा लगता है जैसे प्रभु का ही काम कर रही हैं। अगर प्रभु कृपा का कोई मानवीय रूप है तो शायद उसका नाम सीमा जैन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि एम्स में कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करवाते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में बच्चियों का सामूहिक विवाह करवाते हैं, लेकिन केवल विवाह ही नहीं करवाते। सीमा जी ने मुझे बताया कि उनकी पूरी गृहस्थी जमा कर, जिसे कहते हैं ना टर्नकी प्रोजेक्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, पूरा घर एक माँ की तरह पूरा घर सजा कर देते हैं कि बस बिटिया रानी जो है अपना जाके घोंसला सजा सजाया मिलेगा, जाके बस अपना संसार बसाए। कोविड में जाकर इन्होंने एम्बुलेंसेस जिनमें ऑक्सीजन की जब किल्लत पूरी दिल्ली में हो रही थी तो इन्होंने वो मुहैया करवाई। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण जब केवल एक चुनावी जुमला बन के रह गया था, मैं तब की बात कर रही हूँ जो 80 का दशक था। अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात करते हैं। 70% से ज़्यादा वर्कफोर्स फियम फाउंडेशन में महिलाओं की है, ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैम जोरदार तालियां।
आज मुद्दे पे आने से पहले मैं 2 बातें आपसे साझा ज़रूर करूँगी। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी को बोलना चाहूँगी, सर आई एम इन ऑ ऑफ यू। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपको तो खैर मैंने बचपन से देखा है काम करते हुए, माँ के साथ आपके बहुत स्नेही संबंध भी रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस भी कॉन्क्लेव में आप जाते हैं वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट की तरह कॉपी पेन लेकर बैठती थी। जो भी शब्द इनके श्रीमुख से निकलते थे वो मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेती थी। आज रोंगटे खड़े होते हैं और ख़ुद को एक बार ज़रा चुटकी लेनी पड़ती है देखने के लिए कि बाप रे, इनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला है। यहाँ नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता हैं, तो उनका कोटि कोटि नमन। न केवल आपने ना केवल मुझे संसद पहुंचा दिया, लेकिन मुझे जितेंद्र जी के बगल में बिठा दिया। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई, मैं समझ गई आप भाषण क्यों नहीं देते। इतने प्रखर वक्ता हैं कि आप एक बार बोल लो तो उसके बाद फिर कहानी चौपट, हम क्या बोलेंगे। अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा, भाषण देने वालों को तैयार करते हैं। आज आप सबके समक्ष एक अपना रहस्य उजागर करती हूँ। जब भी टीवी डिबेट पे फंसती हूँ, सीधा कॉल करती हूँ उन्हें, भैया क्या बोलना है, कैसे करें। तो अगर मेरी डिबेट आपको पसंद है तो उसके शिल्पकार और उसके रणनीतिकार और मेरी सभी डिबेट्स के चाणक्य अगर कोई हैं तो उसका नाम है संजय मोयोक। नशा मुक्ति एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और देखिए, जहाँ तक कानून का सवाल है, हमारे देश में बहुत दृढ़ कानून है वाकई। और मुझे लगता है मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में एनसीबी को भी, नारकोटिक्स ब्यूरो को भी बहुत ज़्यादा सशक्त करा है। लेकिन मुझे लगता है दंड की बात बाद में आती है। पहले प्रिवेंशन, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर। ये ऐसी सामाजिक प्रॉब्लम है जहाँ पर पूरे के पूरे समाज को, यानी वो चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हों, डिटेंशन एजेंसीज़ हों, मेडिकल स्टाफ हो, लेकिन हम लोग भी हमारे कम्युनिटीज़ में, पड़ोस में, हमारे परिवारों में हमें एक बहुत ही संवेदनशील रवैया लेने की ज़रूरत है। नशे की लत पड़ती है एक इंसान को, बर्बाद होता है पूरा परिवार। नशे की इच्छा होती है एक परिवार को, ग्रसित होता है पूरा समाज। नशे में खुमारी चढ़ती है एक इंसान को, लेकिन नष्ट होता है पूरा का पूरा राष्ट्र। और इसीलिए हम सबको प्रतिबद्ध होना है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर नशा मुक्त भारत ज़रूर करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक हमको लेके जाना है, कर्मयोगी बनना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई अवरोध इस संकल्प में पड़ सकता है तो भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो जानते हैं कि राष्ट्र को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है नशे की लत डाल दी जाए। आप सभी के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूँगी। जब से 2014 में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने नशा मुक्त भारत का अभियान का आह्वान करा था, तब से इस अभियान में 11,13,242 लोगों को हम लोग पहुंच पाए हैं। उन तक हम लोग उनको नशा मुक्त करवा पाए हैं। 11,01,13,242। इसमें 3,50,88,088 युवा थे, यूथ थे। महिलाओं की संख्या थी 2,33,621 और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स व 3,35,315। ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग हैं, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं।
पर ये तो केवल शुरुआत है। मैं आपके और जितेंद्र जी के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस इतना निवेदन ज़रूर कहूँगी अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि नशा मुक्त भारत और 26 जून ये केवल एक तारीख बनकर ना रह जाए, ये तारीख आवाहन बने, ताकि हम सब संकल्पित हों कि हम भारत को नशा मुक्त करेंगे, अपने युवाओं को नशे की लत से बचाएंगे और इसके लिए हम अवेयरनेस भी फैलाएंगे। अगर हमें किसी को मदद दिलवानी है तो वो भी करेंगे। और हाँ, यही कहीं हम स्वयं इस बीमारी में ग्रसित हैं तो आज ही संकल्प लीजिए कि घर जाकर इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए उसके लिए फ़ोन उठाकर वो नंबर ज़रूर डायल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया बांसुरी जी। और बांसुरी जी ने एक आंकड़ा दिया कि कैसे 11 करोड़ लोगों को सरकार के प्रयासों से नशा मुक्त कराया गया, लेकिन उसमें जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब की अपनी बड़ी भूमिका है। आप सब लोग पेरेंट्स होंगे, अपने परिवारों में अपने बच्चों को जो है ज़रूर देखें कि वो किन के साथ उठते बैठते हैं। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम धीरे धीरे भूल गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास आजकल समय नहीं है, नौकरी कर रहे हैं तो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन बांसुरी जी को देखकर लगता है कि माँ जो है कैसे बच्चों को संस्कार दे सकती है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। वो मंत्री थी, उसके बावजूद मैंने बांसुरी जी को एक शिव तांडव स्रोत एक रील में देखा था और मुझे सुषमा जी की याद आ गई। आदरणीय सुषमा जी के साथ मुझे एक बार मैं यूएन में गया था, जब उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, मुझे उनकी याद आ गई जब उन्होंने यूएन में खड़े होकर हिंदी में बोला और हम लोगों की छाती जो है गर्व से चौड़ी हो गई थी कि किस तरह से उन्होंने एक परंपरा जो आदरणीय अटल जी ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था, हिंदी का मान बढ़ाया था यूएन में। और अब मैं हमारे एक बहुत लोकप्रिय हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हैं। और वैसे जो बात संजय मयूख जी ने कही थी नींव के पत्थरों में से, वो भी डॉक्टर जिस सरकार के जो नींव के पत्थर हैं उनमें से डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक हैं। और आज अगर आप कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, और आई एम श्योर जब आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों का जो है मन प्रफुल्लित हो जाता होगा, क्योंकि जब उस कश्मीर में हम आईसिस के और पाकिस्तान के झंडे देखते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आज अगर कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए देखते हैं, घर घर तिरंगा देखते हैं, तो उसके पीछे जो सरकार की कोर टीम जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी उनमें से एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और आज वो हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से फिर होना चाहिए। धन्यवाद श्रीवास्तव जी फॉर अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। हमारे बीच में बैठी हुई संसद में मेरी प्रतिभाशाली युवा साथी और हमारी भावी नेता बांसुरी जी, थोड़े ही समय में जब इनके साथ वहाँ बैठे थे और फिर यहाँ बैठने का अवसर रहा तो कुछ ही क्षणों में हज़ारों दृश्य घूम गए नज़रों के आगे से। और श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि माँ के संस्कार की प्रतीक, लेकिन मुझे लगता है कि सुषमा जी का जो व्यक्तित्व था उसको देखते हुए वो बात भी छोटी पड़ जाती है। उन्होंने केवल अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हम जैसे अनेकों हज़ारों कार्यकर्ता और विशेषकर जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता था ना वहाँ सरकारें बनती थी ना सरकारें बनने की संभावना थी, और बड़ा लंबा एक ऐसा भी दौर गुजरा कि ना कोई सांसद होता था। कभी कभी कोई विधायक बन जाए तो अच्छा है, जमानत बच जाए तो लड्डू बांटे जाते थे। और दूसरे दलों के नेता हमारा
व्यंग करते कि साहब ये तो झंडा डंडा पार्टी है। और उस समय भी ये केवल कहने मात्र वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा आंदोलन मुद्रा में रहते, उस मोल्ड में रहते। तो एक किसी विषय को लेकर के एक बड़ा लंबा प्रदर्शन चल रहा था, तो सुषमा जी का वहाँ आना हुआ। और अभी भी मुझे कभी कभी आई हैव अ फीलिंग ऑफ गिल्ट कि उन्हें इतना परेशान किया गया कि उनको हवाई जहाज़ से बाहर नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये आएंगे और ये बाकी कार्यकर्ताओं और युवाओं को उत्तेजित कर सकती हैं। तो उनको वहीं पे पूरा दिन बैठना पड़ा हवाई जहाज़ के अंदर, और उसके बाद फिर उनको ले गए किसी दूसरी तरफ, और दूसरे दिन उनकी रिहाई हुई। तो ऐसे कठिन समय में जब पार्टी भी शायद उस दौर से गुज़र रही थी, और अगर 50-60 वर्ष तक इस संगठन ने बिना सत्ता के सरवाइव किया है, तो शायद सुषमा जी जैसे लोगों का नेतृत्व है था। वरना आज देखिए वरना आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ। 5-10 साल के भीतर ही वो देखने लगे कि इधर जाएं कि उधर जाएं। लेकिन ये एक ऐसा दल था, ये उसी जगह खड़े रहे, और इसीलिए यही इसकी ताकत भी थी और इसकी प्रेरणा भी। हमारे साथ बैठे हुए संजय भाई ने ठीक कहा, वो भाषण नहीं देते, क्योंकि उनको परमात्मा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है कि रात को 9 बजे कौन भाषण देगा। और उनकी अनुमति के बिना अगर कोई टीवी चैनल का रुख करे तो उनको इतना भी अधिकार प्राप्त है कि रास्ते में फ़ोन करके उसको वापस बुला लेगी कि भैया आज तो प्रवक्ता दूसरा जाना था, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये उस सेनापति की तरह कि जिसे खुद फ्रंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के आदेश का पालन वहाँ भी होता है। और इतनी कला और हुनर के ये मालिक हैं कि जो लोटा लेकर के आए थे उसे छोड़ा अभी तक नहीं, और लुटियन को भी लूट लिया। और यही कारण है कि इनकी लोकप्रियता का गुणगान पटना से लेकर दिल्ली तक है। और हमारे साथ इतने सहज संबंध हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी उन्होंने किसी बात के लिए आग्रह किया हो, और हमारा इतना साहस हुआ हो हमें कि उसको इनकार करें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके बीच में, आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मुझे भी इस पुण्य का भागीदार बनने का अवसर रहा। श्रीमती जैन, जिनकी आप बात सुन रहे थे, फाइम फाउंडेशन, जो मैं बातें अभी सुन रहा था उनके बारे में और संस्था को लेकर के, शायद उन्हें भी ये नहीं मालूम कि समाज में जब इतनी सारी हम कुरीतियां देखते हैं, ऐसी सारी बातों का सामना करना पड़ता है जो शायद बहुत आसानी से हलक से उतरती नहीं, तो फिर भी समाज जिंदा क्यों है और कैसे है कि हमारे बीच में कुछ ऐसी विभूतियां हैं जो इस तरह के संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के कार्य करके समाज को में संस्कार भी बढ़ा रही हैं, पुण्य का कार्य भी कर रही हैं। जो हमारे सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उन्होंने आज़ादी के बाद एक पुस्तक लिखी थी बड़ी प्रसिद्ध अभी भी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो उसमें वो एक वाक़या लिखते हैं कि कभी कभी मैं बहुत बेजार हो जाता हूँ कि साहब ये दुनिया अब रहने के काबिल रही भी कि नहीं। ये जो रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, पाप भी हो रहा है, दुष्कर्म भी हो रहे हैं। तो जब मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ तो जानते हैं वो कौन सी बात है जो मेरा फिर से हौसला बुलंद करती है। तो कहते हैं कि पड़ोस से किसी नए बच्चे के पैदा होने की आवाज़ आती है, चीख आती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी खुदा को इंसान पर यकीन है, उठा नहीं, उसने एक और
एक और व्यक्ति धरती पर भेजा है, क्योंकि अभी उसको संसार से कुछ उम्मीद है। तो संसार की वो उम्मीद बांधने का काम श्रीमती जैन, उनकी संस्था जैसे अदारे अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक इस विषय का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप गहराई से देखें तो जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तो इन मौलिक विषयों को ही प्राथमिकता दी गई है। सन 2014 में जो सर्वप्रथम उनका स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था, तो उसमें जैसे अभी संजय जी ने कहा और योगेश्वर जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए, उन्होंने शौचालयों की बात की और लोगों को अटपटा भी लगा। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि भाई उस मंच से तो रूस अमेरिका की बात की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की बात की जाती है। प्रधानमंत्री, कई लोगों ने कहा कि साहब अभी शायद नए नए आए हैं, ये बात कर रहे हैं कि शौचालय बनने चाहिए, और वो भी प्राथमिकता के साथ महिलाओं के लिए। लेकिन आपने देखा, देखते ही देखते पहले ही वर्ष में 4 लाख शौचालय इस देश में निर्माणित हुए। और जो उन्होंने बात लाल किले से कही थी वो जन आंदोलन बन गई। मेरे अपने ही चुनावी क्षेत्र में 2 इस प्रकार के वाक़यात हुए। एक 9वीं कक्षा की बालिका थी, उसने कहा कि साहब मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक शौचालय नहीं बनेगा। जब हमें सोशल मीडिया पे हमने देखा तो मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया, तो वो उनके साथ संपर्क किया और बाद में उसी लड़की की प्रेरणा से, बालिका की प्रेरणा से जब सर्वे किया गया तो 200 ऐसे घर निकले उस बस्ती में जहाँ शौचालय नहीं थे। और हमें इस बात का अनुमान तक नहीं था, हम किस तरह से फॉर ग्रांटेड चीज़ें ले बैठे थे। और उसी क्षेत्र में एक 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, तो मेरा ये दायित्व है, जिम्मेवारी है कि मैं सुनिश्चित करूँ है कि नहीं। तो छड़ी लेकर के घर घर घूमने लगी। यानी इस प्रकार की अक्सर सरकारें किसी मुहिम का, किसी आंदोलन का आह्वान करती हैं, जनता अपनाने में कई बरस लगा देती है, कई बार ना भी अपनाया जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है परिवार नियोजन। 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ना नियोजन हुआ ना कोई परिवार दिखा, लेकिन वो नारा चलता रहा। यानी ये वो मौलिक विषय था जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था समाज, लेकिन किसी ने इसको छुआ नहीं था। और इसके माध्यम से हमारी बहनों को, माताओं को स्वच्छता भी तो मिली, साथ में स्वास्थ्य भी मिला और सम्मान भी मिला। और दूसरी प्राथमिकता जो इसी में झलकती है, जब नशाखोरी की बात आई तो युवाओं की। मुझे नहीं मालूम कितने सारे लोगों के ध्यान में होगा, ये स्मरण होगा कि 26 मई 2014 सायंकाल शपथ ग्रहण हुआ था और पहले 2-3 महीने में ही जो सबसे प्रमुख एक आदेश जारी किया गया था वो ये था कि जो नौजवान अपने दस्तावेज़, अपने सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं कोई अर्जी देने के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी शिक्षा संस्थान में दाखिला हासिल करने के लिए, वो प्रथा बंद कर दी जाएगी। और वो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही कुरीति। और एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकें। और जिस देश में 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम लोगों की हो, यदि हम अपने नौजवान पर विश्वास करना ना सीखेंगे तो भला हाउ आर वी गोइंग टू डू बिजनेस विद देम। फिर तो कल ये भी नौबत आएगी कि बच्चे को पूछेंगे कि तू अपनी मार्कशीट लाया तो पहले अटेस्ट करा के ला के सच्ची है कि झूठी है। तो कितने ऐसे विषय जिनकी तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि पहली बार एक ऐसी सरकार आई थी जो धरती से जुड़ी थी, धरती से जन्मी थी, धरती की तकलीफ़ें, दुविधाओं को झेल करके निकली थी। और उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई ताकि सबके लिए एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वरना ऐसा भी हमने दृश्य देखा कि 100 अंक प्राप्त करता कोई बालक रिटर्न में और किन्हीं कारणों से उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता और इंटरव्यू जिसको मदद करनी होती, चाहे कोई भी कारण होता, उसको 100 अंक देकर ले जाता। और ये केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये दूरगामी सामाजिक सुधार है। और उसी में ये स्वच्छता और नशा
और जब नशे की बात आती है, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो वादा करके आया था संजय जी से कि आधे घंटे मुझे मुक्त करना, उन्होंने बोले तुम आधा घंटा बोले और मुझे खुद समय ज़्यादा ले लिया। ये बातें तो आई कि नशे की क्या क्या उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, लेकिन अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सी और जो संकट देश झेल रहा है वो भी इससे जुड़े हैं। आतंक का संकट, क्राइम का संकट, ये जो इल गॉटन वेल्थ और इजी वेल्थ जो इससे जनरेट होती है वही बनती है क्राइम का कारण, और वही आतंकियों के लिए भी जाती है। आतंकी को आतंकी बनाने में भी काम देती है और आतंकी को आतंकी बनाने के लिए खरीदने में भी काम देती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आतंक काफ़ी समय तक रहा, वहाँ इस तरह से ड्रग एब्यूज़ के भी किस्से आते रहे। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है, ना मालूम कहाँ तक सफल होंगे। जो हमारे कुछ एक ऐसे ये नशे के पदार्थ हैं जो सचमुच देखा जाए तो उनके कुछ गुण हैं जो औषधि के काम आते हैं। तो हाल ही में मैंने बड़ी कोशिश करके प्रयास करके कैनाबिस का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो आपका गांजा जिसको आप उसको आप बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर की पीड़ के लिए, नसों की दर्द के लिए, लेकिन चूंकि उस बात का प्रचार नहीं हो पाता था। और दूसरी बात समाप्त करने से पहले, ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसमें केवल फाइम फाउंडेशन की भूमिका ही पर्याप्त नहीं, इसमें समाज भी है, इसमें कानून भी है, इसमें प्रशासन भी है। अभी हाल ही में मैंने अपने क्षेत्र में कुछ एक पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की और मैंने उनके आगे सुझाव रखा। मुझे लग रहा है कि उनको शायद ठीक भी लगा कि हम दो तरह पर वो काम कर सकते हैं कि जहाँ से जो चेन है उसको तोड़ना, और जहाँ पर कोई पकड़ा जाए उसकी डेटरेंट सज़ा हो। और परिवार में सबसे बड़ी बात यह है, हम कह तो देते हैं कि बच्चों को अपने को समझाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबसे पहले तो ये समझाना है कि अगर बेटी घर लेट आती है तो आपको चिंता होती है, बेटा घर आता है लेट तो नहीं होती, लेकिन वो क्या करके आया है वो कोई हिसाब नहीं लेता। तो हमारा माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, और दूसरी बात, जब ये पता भी चल जाता है कि वो लेट आया और क्यों आया, तो हम उस पर पर्दा डालते हैं, और पर्दा वास्तव में समाज के आगे नहीं डालते, अपने ऊपर डालते हैं। तो ये कुछ मौलिक चीज़ें हैं जो शायद मंथन का भी विषय है, और यदि हम इस कुरीति को लेकर के चिंतन करते हैं या इसके लिए समाधान ढूंढते हैं, तो ये ना सोचिए कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवक बनने के खिताब हासिल करने के लिए कर रहे हैं, फिर वो काम पूरा नहीं होगा। ये सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, कल आपके बच्चे को भी इसका शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम कि ये संगत, ये सोबत कहाँ जा रही है। तो इसलिए वो जैसे एक शायर था, वो सारा दिन अपनी बीवी को तंग करता था शायरी सुना सुना करके। तो एक दिन संजय जी जैसे, वो भी बड़ी काबिल थी बहन, तो उसने कहा कि भाड़ में जाए तेरी शायरी ये फन, मेरा ना सही ना बन अपना तो बन। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ड्रग एडिक्शन एक बड़ा ही रोमांटिक टॉपिक है, टॉपिकल सब्जेक्ट है, इस पर डिबेट भी होती है, सेमिनार भी होता है, जहाँ जाते हैं भाषण दिए जाते हैं। ये समझिए कि ये मेरे अपने घर का है, मैं इसकी चिंता इसलिए कर रहा हूँ कि कल मेरे परिवार में भी इसका परछाया पड़ सकता है। अगर वो हम सोचेंगे तो हमारे काम में ईमानदारी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और इस बीच मंच पे मेरे मित्र प्रेम शुक्ला जी भी आ गए हैं, बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं। मैं अनुरोध करूंगा शैलेश जी से कि प्रेम जी का स्वागत करें, वो हमारे मंच पर आए हैं। बहुत बहुत आभार प्रेम जी आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए।
डॉक्टर जितेंद्र जी, एक सूचना के तहत आपको कि किश्तवाड़ में ऑलरेडी फियाम फाउंडेशन का एक जो है सैनिटरी पैड मशीन जो है वो लगी हुई है, और उड़ीसा में जो राष्ट्रपति जी का गांव है, जिस स्कूल में वो पढ़ी थी, वहाँ पर भी एक जो है ये सैनिटरी पैड का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और कोशिश ये है कि देश के हर राज्य में कम से कम एक पैड जरूर, सैनिटरी पैड जो प्रकल्प है वो ज़रूर लगे। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि आप ये बात सोचिए कि लोगों को लगता है कि ये सैनिटरी पैड ये क्या चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले इसका जिक्र किया। क्यों किया? दरअसल आप जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि ये जो ऐसा प्रोडक्ट है बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, महंगा प्रोडक्ट होता है, तो बहुत सारी गरीब परिवार की महिलाएं, बच्चियां इस्तेमाल नहीं कर पाती और उसके कारण वो बीमारी के शिकार हो जाती हैं। और हर साल करीब करीब 2.5 लाख महिलाओं की मौत हो जाती है क्योंकि वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत छोटी सी चीज़ हमको लगती होगी, लेकिन इसलिए उन्होंने लाल किले से इसका जिक्र किया था, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए। और जिस साल प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया लाल किले से, उसी साल फियाम फाउंडेशन में सीमा जी ने तय किया कि देश के हर राज्य में ऐसी एक मशीन लगेगी जिससे गरीब महिलाओं को निःशुल्क जो है वो सैनिटरी पैड मिल सके। तो उसको लेकर के ये एक प्रकल्प था। और अब इस तरह का ये प्रकल्प, और दूसरा जैसा मैंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर भी अभी जब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो ये तय किया गया है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे और वहाँ पर लोगों को इस बात को लेकर कैसे जो करना है वो सब किया जाएगा। आप लोगों को भी अनुरोध कर रहा हूँ, कोई भी आपके दिमाग में इसको लेकर कोई आइडिया हो, कोई आपको लगे कि ये करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रकल्प है, ये जो फियाम फाउंडेशन का काम है, ये आप सब लोगों के सहयोग से चल रहा है, लोगों की भागीदारी से चल रहा है, लोगों के जो आइडियाज़ मिलते हैं उनसे चल रहा है। और कुछ कुछ आइडिया प्रधानमंत्री जी लाल किले से दे देते हैं, उनसे चल रहा है। तो अब मैं अनुरोध करूँगा, मैं प्रेम जी हमारे बीच में है और समय कम है, लेकिन प्रेम जी से अनुरोध करूँगा कि वो सबको शुक्रिया भी कर दें और दो अपनी बात भी रखें, क्योंकि हमारे मंच पर हैं तो हम ज़रूर उनको 2 शब्द उनसे सुनना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी। धन्यवाद। चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ मुझे आभार प्रदर्शन ही करना है, नहीं तो लंबा वक्तृत्व सुनने के बाद जो है श्रोता कई बार उदास हो जाते हैं किसी और वक्ता को देखकर। तो फियाम फाउंडेशन ने जो नशा मुक्ति का संकल्प लिया है, उस नशा मुक्ति के संकल्प के जो सूत्रधार हैं, संरक्षक हैं आदरणीय सीमा जैन जी, आदरणीय पल्लवी जैन जी, इनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, इनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। मेरे पहले यहाँ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का उद्बोधन हो रहा था। देखिए, इस देश में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रहा है, लेकिन उससे बड़ा रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का मंत्री लगातार 3 बार बनने का जो रिकॉर्ड है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास है, ये और किसी के पास नहीं है। और डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कसौटी पर कसे जाने के बाद लगातार 3 टर्म उस प्रधानमंत्री कार्यालय का दायित्व संभालते हुए ऐसे कार्यक्रमों के लिए समय निकालना, निश्चित तौर पर जो है आपके समय निकालकर सबका मार्गदर्शन करने के लिए हम सब जो है आपके आभारी हैं। आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, हम लोग के यहाँ कहा जाता है, कहावत है, मातृमुखी सदा सुखी। और सिर्फ मातृमुखी नहीं है, ये मातृ स्वरूपा है। समग्र स्वरूप इनका जो है वो सुषमा जी का स्वरूप इनमें साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। रील पर जो है आजकल इनका जो शपथ ग्रहण वाला वो दृश्य है, और सुषमा जी संस्कृत में शपथ ले रही हैं, बगल में जो है बांसुरी जी, वो इतना लोकप्रिय हुआ है कि घर घर तक जो है एक बार सुषमा जी की स्वरूप को जीवंत करने का कार्य किया। और हम लोग के बीच में आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, आपका हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय योगेश्वर दत्त जी, जिन्होंने भारत के ध्वज को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराने का कार्य किया है, कुश्ती के क्षेत्र में बड़े बड़ों को जो है उन्होंने जो है धूल धूसरित किया है, ऐसे आदरणीय योगेश्वर दत्त जी के हम सब आभारी हैं। और अगर आदरणीय डॉक्टर संजय मयूख जी का आभार नहीं प्रकट किया तो इस कार्यक्रम के जो बीच के जो डायरेक्टर हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि इनके बिना फ़ोन के
इनके बिना निर्देश के, बिना इनके विश्वास के कोई जो है 9 बजे 5 से लेकर 9 तक कहीं जा नहीं सकता। और हम लोग जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे शब्द इनके होते हैं। वाचा हमारी है, शब्द डॉक्टर संजय मयूख जी के हैं। और लुटियन के लौह तत्व और लालित्य को जो है वो लोटे में समेट कर जो है ये दिल्ली से लेकर पटना तक, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो जो है दिल्ली से पटना जो है ये इनके वृत्त का व्यास है। इनका वृत्त तो ग्लोबल है। अमेरिका में भी लोग संजय मयूख जी को जानने वाले मिल जाएंगे, जापान में भी इनको जानने वाले मिल जाएंगे। तो डॉक्टर संजय मयूख जी का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ। आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया, उनका, और शैलेश जी ने हम सबको यहाँ पर जो है उपस्थित कराया, उनका भी हम लोग आभार प्रदर्शन करते हैं। और सबसे अधिक आभार प्रदर्शन आप सबका, जिन्होंने समय निकालकर धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। आप सबका आभार। और एक क्षमा प्रार्थना, संजय जी ने ही मुझे एक जगह कहीं काम पर लगा रखा था, टीवी डिबेट में बैठा रखा था, इस कारण मुझे विलंब हुआ। तो मैं विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उस विलंब का दोषी भी मैं आपको रेखांकित करा दे रहा हूं। इसलिए जो है एक बार फिर सबका आभार, सफल कार्यक्रम के लिए आभार। और ये जो दोनों आपके जो प्रकल्प हैं, नशा मुक्ति का और सैनिटरी पैड का, इसमें हर किसी ने जो है यथासंभव समर्थन करना चाहिए। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन और आभार। धन्यवाद। शुक्रिया सर। आप सबको एक बार फिर से यहाँ आने के लिए धन्यवाद बोलूँगा।